हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड इन मिडवाइफरी के बारे में। आईवी फ्लूइड कौन कौन से चढ़ाए जाते हैं, आपको अगर कोई इमरजेंसी है तो कौन सा हम आईवी फ्लूइड ड्रग चढ़ाते हैं मिडवाइफरी को, मतलब प्रेग्नेंट वूमेन को। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, गर्भावस्था प्रेगनेंसी, प्रसव लेबर और प्रसवोत्तर मतलब पोस्टपार्टम लेबर अवधि में महिलाओं को पर्याप्त द्रव फ्लूइड्स की आवश्यकता होती है। फ्लूइड्स शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, किडनी फंक्शन और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम सामान्य रहता है। मिडवाइफरी में फ्लूइड का प्रयोग केवल पोषण न्यूट्रिशन के लिए ही नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, रक्त ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, शॉक मतलब किसी भी पेशेंट को कोमा में जाने से बचाने के लिए भी किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फ्लूइड है वो केवल आपके लेबर के लिए, पोस्टपार्टम लेबर के लिए या एंटीनेटल केयर के लिए या एमनियोटिक फ्लूइड के लिए ही किया जाता है। कई बार जो हम आईवी थेरेपी पेशेंट को देते हैं वो पेशेंट को शॉक में से बचाने के लिए, पेशेंट को कोई शॉक ना लग जाए, पेशेंट बेहोश ना हो जाए, पेशेंट कोमा में ना चला जाए या पेशेंट के अंदर पानी की कमी ना हो जाए, मतलब पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। और आपका जो पेशेंट है उसको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग में सपोर्ट करने के लिए भी हम आईवी थेरेपी का प्रयोग करते हैं। और आईवी थेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्रेगनेंसी में भी, नॉन प्रेगनेंसी में भी। आईवी थेरेपी से हम किसी भी पेशेंट को शॉक में जाने से बचा सकते हैं। सबसे पहले देखिए ओरल फ्लूइड, ठीक है। मुंह के द्वारा दिए जाने वाले जो ओरल फ्लूइड होते हैं, जो पदार्थ होते हैं जो हम मुंह के द्वारा दे सकते हैं, उसे ओरली दे सकते हैं। तो सामान्य पानी, दूध, सूप, नारियल पानी, ओआरएस, ये सारी जो चीज़ें होते हैं हम पेशेंट को ओरली दे सकते हैं। जैसे नारियल हुआ, आपका मिल्क हुआ, आपका नींबू पानी हुआ, इसके बाद ओआरएस हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ओरल देने वाली हैं, इन्हें हम मुंह के द्वारा डायरेक्ट पेशेंट को दे सकते हैं और डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। इसके बाद देखिए हल्के डिहाइड्रेशन और एनर्जी सप्लाई के लिए उपयोग की जाने वाली, आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स आ रहे हैं, तो एनर्जी ड्रिंक्स की हेल्प से भी हम पेशेंट को किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग होने पर ओआरएस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को ओआरएस भी दे सकते हैं। और अगर हमें पेशेंट का यूरिन टेस्ट करना है या कोई ऐसा टेस्ट करना है जो आपको ब्लैडर फुल करना है, तो उसमें भी हम ओआरएस का यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट की बेटर रिपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड जो आपका फ्लूइड होगा, आईवी फ्लूइड होगा, वो होगा आपका इंट्रावीनस फ्लूइड, ठीक है, जिसको आईवी फ्लूइड कहते हैं। वो आप प्रसूति और आपातकालीन प्राथमिकताओं से पहले ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया क्रिस्टिलोइड्स, ठीक है। जो क्रिस्टिलोइड्स होते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया 0.9% NaCl हो गया, जो डिहाइड्रेशन के लिए और शॉक के लिए दिया जाता है। इसके बाद रिंगल लैक्टेट हुआ, रिंगल लैक्टेट को RL बोलते हैं, ये ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज के लिए दिया जाता है। और डिहाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा जो है ये कॉमनली यूज होता है RL। आपका डेक्स्ट्रा सोल्यूटर हो गया, जो 5% डेक्स्ट्रोज होता है, DNS होता है, वो इमरजेंसी में सप्लाई करते हैं। और ये भी आपका हाइपरटेंशन में और हाइपरग्लाइसीमिया में दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ मेन आईवी फ्लूइड्स हैं जो आपके दिए जाते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल सलाइन हुआ, रिंगल लैक्टेट हुआ और डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन हुआ, जो कि 5% जिसको हम बोलते हैं या DNS बोलते हैं। रिंगल लैक्टेट को हम RL बोलते हैं, NS को हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। 0.9% NaCl होता है इसमें। तो ये डिहाइड्रेशन और शॉक के लिए दिया जाता है। एंड रिंगल लैक्टेट जो है वो आपके डिहाइड्रेशन के लिए और किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेट्रिकल हेमरेज हो रहा है उसमें ये यूज होता है। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होना, ठीक है। सबसे कॉमनली RL जो है वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे ब्लीडिंग होती है। इसके बाद आपके जो डेक्स्ट्रोज हैं वो आपका सप्लाई करता है एनर्जी के लिए और हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए पेशेंट को हम देते हैं आपका ये डेक्स्ट्रोज 5%। इसके बाद देखिए जो आईवी फ्लूइड में हम देते हैं कॉलोइड्स जो ग्रुप के जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उसमें हम देते हैं डेक्स्ट्रॉन, गैलेटिन, एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन, शॉक और सीवियर ब्लड लॉस में प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें देते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट है और शॉक में जाने के उसके चांसेस लग रहे हैं तो प्लाज्मा को वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, डेक्स्ट्रॉन, गैलेटिन एंड एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन। तो ये भी कुछ कॉलोइड्स ग्रुप के जो है आईवी फ्लूइड्स होते हैं जो हम प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं।
इसके बाद देखिए ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो होल ब्लड पैक सेल प्लाज्मा प्लेटलेट्स हम दे सकते हैं। भाई जिसके अंदर प्लाज्मा की कमी हो जाती है, जिसको डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, इस टाइप की कोई बीमारी अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाती है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए होल ब्लड पैक सेल्स प्लाज्मा प्लेटलेट्स हम देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है। सीवियर एनीमिया है तो पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है या पीपीएच हुआ है या ऑब्स्टेट्रिकल कोई भी इमरजेंसी है या हमें लाइफ सेविंग कोई भी यहाँ पे अप्लाई करना है तो उसके लिए हम ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पेशेंट को लगा सकते हैं आफ्टर चेकिंग एवरी स्टेप। मतलब उसका क्रॉस वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके, ब्लड चेक करके और टाइमिंग चेक करके और पेशेंट का बीपी एंड वाइटल्स वगैरह चेक करके हम ये सारे चीज़ें भी, ब्लड सप्लाई वगैरह भी पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। इसके बाद देखिए यूज्ड ऑफ फ्लूइड इन मिडवाइफरी, ठीक है। हाइड्रेशन बनाए रखना, यूज्ड क्या है आईवी फ्लूइड का, मतलब क्या इसका यूज है, हम इसे क्यों दे रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। तो इसका जो मेन यूज है वो है हाइड्रेशन बनाए रखना। प्रेगनेंसी और लेबर में एक्सेसिव स्वेटिंग होने, वॉमिटिंग होना, ब्लड लॉस की स्थिति में फ्लूइड संतुलित ज़रूरी है। इसलिए वो फ्लूइड को संतुलित, फ्लूइड को जो हम देते हैं वो बॉडी में बाकी जो लॉसेस होते हैं, बाकी जो आपके डिसऑर्डर सिम्टम्स होते हैं या कोई भी ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है तो उसको रिकवर करने के लिए हम हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए पेशेंट शॉक में ना चला जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, है ना, डिहाइड्रेशन में ना चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि देखिए जब स्वेटिंग होगी एक्स्ट्रा तब भी उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, अगर वॉमिटिंग होगा तब भी उसकी बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड जो है वो लॉस होगा, और इसके बीच में ही अगर एक्सेसिव उसको स्वेटिंग होगी, वॉमिटिंग होगा या ब्लड कहीं से ब्लीडिंग हो रही होगी तो भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है हाइड्रेशन होने के चांसेस होंगे। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन से बचाने के लिए पेशेंट को हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो आईवी फ्लूइड दवाइयाँ जैसे ऑक्सीटोसिन, एंटीबायोटिक, मैग्नीशियम सल्फेट को देने के लिए हमें मीडियम का काम करते हैं। मतलब हम ऑक्सीटोसिन को डायरेक्ट नहीं दे सकते, हम मैग्नीशियम सल्फेट को भी डायरेक्ट नहीं दे सकते, वो भी हमें एनएस के साथ में डाइल्यूट करके देना होता है, ठीक है। इसके बाद कोई भी इमरजेंसी ड्रग है, एंटीबायोटिक्स है, वो भी हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि डायरेक्ट देंगे तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो इन सब में भी आपके ये फ्लूइड जो है हेल्प करते हैं। आप अगर किसी के साथ में डाइल्यूट करके, जिससे कि जो मेडिसिन है उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए बॉडी के अंदर, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आप ये सारे फ्लूइड्स को जो है मेडिसिन के साथ में ऐड करके पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आईवी फ्लूइड का जो यूज़ करते हैं वो शॉक मैनेजमेंट में करते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल शॉक, हीमोलाइसिस या आपको हेमरेजिक सेप्टिक हो रहा है या एचएल या एनएस देकर हम बीपी को बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आपके ये आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो शॉक मैनेजमेंट में भी यूज होते हैं। इसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल में भी आपके ये आईवी फ्लूइड्स मैनेज जो है हेल्प करते हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम हेमरेज में फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो लाइफ सेविंग ड्रग होती है उसमें, मतलब ब्लड क्या है लिक्विड फॉर्म में तो क्या हो गया, आईवी फ्लूइड हो गया। तो वो सारी चीज़ें भी जो हेल्प करती हैं पेशेंट को शॉक में जाने से बचाने के लिए, किसी भी प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग होने से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें भी हमें हेल्प करती हैं। इसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करेंगे तो डेक्सट्रोज फ्लूइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, खासकर प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट किस में देंगे, जब प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो रहा है तो उसमें हमारे पेशेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, प्रेशर लगाने के लिए, बेबी को बियर डाउन करवाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, उस एनर्जी को रिज्यूम करने के लिए भी हम ये न्यूट्रिशन सपोर्ट पेशेंट को दे सकते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वोमिटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन में सोडियम पोटेशियम लेवल को बनाए रखने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी आपके आईवी फ्लूइड में ही आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हेल्थ के प्रोस्पेक्टस से। तो जो वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है, डिहाइड्रेशन होता है, उसमें सीवियर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिनको हम कंज्यूम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लेकर उनको रिकवर करते हैं। इसके बाद देखेंगे रोल ऑफ फ्लूइड इन मिडवाइफरी में क्या है, मतलब रोल ऑफ एएनएम का, नर्स का मिडवाइफरी में क्या है। तो देखिए आपको असेसमेंट करना है, माँ की हाइड्रेशन स्टेटस देखकर, बीपी, पल्स, यूरिन आउटपुट, स्किन टर्गर, ये सब देखकर आपको ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ देखकर, ऑब्जर्व कर कर उसकी हालत कैसी है, डिहाइड्रेटेड लग रहा है क्या, थका हुआ लग रहा है, सांस फूल रही है,
उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, ये सारे सिम्टम्स देखकर आपको देखना है कि क्या उसको इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये आपका डिसाइड करने का आपका रोल होता है पेशेंट में कि हमें कौन सा IV फ्लूइड लगाना है और किस चीज़ के लिए लगाना है, कैसे सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट में कि हमें IV फ्लूइड लगाने की ज़रूरत हो रही है वहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नहीं जो सही फ्लूइड है, सही मात्रा है और सही गति फ्लो रेट में देना है, ये भी आपका ही काम होता है। ये हमारे स्टाफ नर्सेस का और ANM का काम है कि आप जो IV फ्लूइड दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसकी ड्रॉप्स कितनी होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से, उसका फ्लूइड की सही मात्रा क्या होनी चाहिए पेशेंट के लिए, फ्लो रेट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना भी पेशेंट हमारे स्टाफ का ही काम होता है। इसके बाद IV फ्लूइड अगर आपने दिया है तो मॉनिटरिंग करना है। साइट पर स्वेलिंग तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है ना। इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, जितना आप इसको इनपुट दे रहे हैं, जितना IV फ्लूइड दे रहे हैं उतना वो आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ओवरलोड ऑफ लक्षण देखना है, एडिमा तो नहीं हो रहा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, ठीक है, ब्रीथ इजीली ले पा रहा है, इजीनेस तो है या नहीं है, ये सब आपको वहाँ पे पेशेंट के साथ में देखना है। तो ये एक ANM का और एक स्टाफ नर्स का काम होता है ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। इसके बाद देखिए मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग में मतलब फॉलोअप करेंगे IV साइट पर स्वेलिंग पर, इन्फेक्शन को, इनपुट आउटपुट चार्ट को, ओवरलोड के लक्षण को मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन देंगे, माँ को ओरल फ्लूइड लेने और ब्रीथ फीडिंग के दौरान पानी ज़्यादा पीने की सलाह देंगे। इमरजेंसी केयर देखेंगे, PPH एक्लेम्सिया या कोई भी और कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के साथ, प्री एक्लेम्सिया PPH या APH ऐसी कोई कंडीशन तो पेशेंट के साथ नहीं है तो IV फ्लूइड लगाकर उसको आप हेल्प करेंगे। मतलब इमरजेंसी केयर होती हैं ये। इमरजेंसी अगर कोई ऐसी दिख रही है पेशेंट के साथ में, ओलीहाइड्रोमिनाज दिख रहा है, ओलीहाइड्रोमिनाज है, ये PPH एक्लेम्सिया है, तो इस कंडीशन में भी आप ऑब्जर्व करेंगे और IV फ्लूइड देने के लिए इनिशिएट करेंगे। इसके बाद देखिए इसका कंक्लूजन क्या होगा, मतलब इसकी समरी क्या होगी। तो मिडवाइफरी में IV फ्लूइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह हाइड्रेशन बनाए रखने में हेल्प करती है, दवाइयों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी, शॉक और ब्लीडिंग को मैनेज करने में हेल्प करेगी, माँ शिशु दोनों की जान बचाने में मदद करेगी। मिडवाइफरी का काम सही फ्लूइड का चुनाव करना होता है और उचित मात्रा देना और कॉम्प्लिकेशन से बचाना होता है। बेसिकली जो IV फ्लूइड हम देते हैं पेशेंट को शॉक में जाने से बचाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, किसी भी प्रकार के रिएक्शन से बचाने के लिए, इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई है तो उससे सेव करने के लिए, माँ और बच्चे की दोनों की जान बचाने के लिए काफ़ी हमारी हेल्पफुल मेडिसिन्स होती हैं या फिर हेल्पफुल आपके सप्लीमेंट्स होते हैं। एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं आप, IV फ्लूइड तो आप देते ही हैं, तो ये हमें हेल्प करती हैं पेशेंट की कंडीशन को बेटर करने के लिए। इसके बाद देखिए हम देखेंगे रोल ऑफ ANM फीमेल हेल्थ वर्कर क्या क्या होता है आपकी पूरी मिडवाइफरी में, ठीक है। मिडवाइफरी में जब आप ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं तो ड्रग पेशेंट को देने के टाइम पे मिडवाइफरी का क्या रोल होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी जिसे हम कहते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर भी हम इसे कह सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राइमरी हेल्थ केयर और मिडवाइफरी सर्विसेज का अहम हिस्सा है। उसकी भूमिका गर्भवती महिलाएं, प्रसव और प्रसव उपरांत माताओं, नवजात शिशु और परिवारों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मिडवाइफरी में ANM का उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव कराना, माता और शिशु मृत्यु कम करना और महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ये इसका मेन मकसद होता है ANM का कि किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बच्चे को और माँ को बचाया जा सके, या फिर अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे है तो उसको टाइमली ट्रीट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए हम IV फ्लूइड पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए एंटीनेटल केयर में, ठीक है, एंटीनेटल केयर जो होती है गर्भावस्था में देखभाल करते हैं, तो उसमें भी हम ये सारी चीज़ों का हेल्प कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की मेडिसिन का, है ना, अच्छी एडवाइस का या फिर IV फ्लूइड का, ड्रग्स का हम उसमें एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि आपका ANC चेकअप में आपकी 4 विजिट होती हैं टोटल, तो वो रेगुलर विजिट आपको करानी है, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है। BP, वेट, आपका हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट और फीटल ग्रोथ की जांच आपको एवरी ANC पे करनी है, एवरी टाइम करनी है। अगर कोई भी वहाँ पे हाई रिस्क आपको दिखाई दे रहा है तो उसके लिए उसको ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अपनानी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जैसे हाइपर एमेसिस है, डायबिटिक है, एनीमिया है, मल्टीपैरा प्रेगनेंसी है, तो उसकी पहचान करनी है और उसका फर्दर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट करना है। आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और आपका जो इसके बाद जो अदर वैक्सीन्स होती हैं टिटनेस लाइक, और अगर कोई एल्बेंडाजोल, ये सारी चीज़ें भी आपको ANC के दौरान ही पेशेंट को प्रोवाइड करानी है, जिससे कि डिलीवरी के टाइम पे उसे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और डिलीवरी के बाद भी माँ और बच्चे दोनों को कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। हेल्थ एजुकेशन देनी है, अच्छी डाइट देने के लिए, रेस्ट करने के लिए, वार्निंग साइन बताने हैं कि ब्लीडिंग होगी, सीवियर हेडेक होगा, एडिमा होगा, चक्कर आएंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वॉमिटिंग होगी, तो ये सब डेंजर साइन है। अगर ऐसा कोई भी साइन पेशेंट को दिख रहा है तो वो तुरंत जाके डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करा ले। इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखिए सेफ़ डिलीवरी प्रैक्टिस के लिए सुरक्षित प्रसव, नॉर्मल आपका जो डिलीवरी है उसे ट्रेंड एसोसिएशन के रूप में काम करना है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में आपको बताना है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो ऐसे नहीं है कि किसी भी झोला छाप से आप करा लें। आपको कोई ट्रेंड होगा, जो जिसके पास डिग्री होगी, जिसने बहुत सारी डिलीवरी कराई होंगी, उसी के पास जाके डिलीवरी कराएं। ठीक है, ये आपको उनको बताना है। इसके बाद स्टेराइल इन्वायरमेंट देना है, एसेप्टिक टेक्निक सुरक्षित करना है। ठीक है, लेबर मॉनिटरिंग करना है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखना है, फीटल हार्ट रेट चेक करनी है, सर्वाइकल डायलेटेशन देखना है। ये सारी चीज़ें भी आपका ही हमारी ANM का रोल होता है देखना किसी भी प्रेग्नेंट वूमेन को ANC के टाइम पे। बर्थ प्रिपरेशन इंस्ट्रूमेंट और क्लीन डिलीवरी किट तैयार रखना है, जिससे कि एनी टाइम कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो तुरंत ही हम उसका फर्दर जो भी उसका ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, कर सकें। तो आपको जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है उनको स्टेराइल रखना है, उनको तैयार रखना है, उनको प्रिपेयर करके रखना है। इसके बाद देखिए पोस्ट नेटल केयर में, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर मतलब प्रसव के बाद वाली अवस्था। तो मदर में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, BP और आपका कोई भी हेल्थ इशू है या फिर कोई मॉनिटरिंग करना है किसी भी चीज़ का, किसी इन्फेक्शन का, किसी बीमारी का, हेल्थ का, तो ये सारे काम भी पोस्ट नेटल केयर में ANM के ही होते हैं। इसके बाद न्यूबॉर्न बर्थ वेट, अबगार स्कोर, कॉर्ड केयर, जॉइंटिस एंड फीडिंग असेसमेंट, ये सारी चीज़ें भी करनी है कि बच्चा सही से दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है, उसे जॉइंटिस तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, उसका अबगार स्कोर सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें भी ANM को ही करनी है। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट और लैक्टेटिंग काउंसलिंग जो है वो आपको करनी है। मतलब जो आपका मिल्क दूध पिलाने का जो तरीका होता है उसके 4 अटैचमेंट होते हैं और 4 उसके पोजीशन होती हैं, उनके बारे में पेशेंट को क्लियर बताना है। अगर उसके क्रैक निप्पल्स हो रहे हैं तो क्रैक निप्पल्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे उसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद फेयरली डिटेक्शन और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस जैसे फीवर है, इन्फेक्शन है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, इसके बारे में भी आपको पेशेंट को प्रॉपर बताना है। अगर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हो रहा है तो उसको सिकाई कैसे करनी है, उसे एक्सप्रेस कैसे करना है मिल्क, और कितनी देर एक ब्रेस्ट पे बच्चे को पिलाना है, कितनी देर बाद आपको ब्रेस्ट चेंज करनी है, इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्कशन ANM को पेशेंट के साथ में और पेशेंट के घर वालों के साथ में करना है। इसके बाद देखिए फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में बताना है। कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग, ओरल पिल्स, कंडोम, IUCD, कॉपर टी, स्टरलाइजेशन एडवाइस के बारे में आपको बताना है। स्टरलाइजेशन एडवाइस मतलब उसकी नसबंदी के बारे में आप बता सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग दे सकते हैं, ओरल पिल्स के बारे में बता सकते हैं, कंडोम्स के बारे में बता सकते हैं। पोस्टपार्टम कॉन्ट्रैक्शन गाइडेंस आप पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि वो दोबारा से जल्दी से प्रेग्नेंट ना हो जाए और किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो जाए। इसके बारे में आप प्रॉपर काउंसलिंग पेशेंट की कर सकते हैं। बेसिकली आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी काउंसलिंग पेशेंट की करनी है। अब बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग की। तो आपको क्या करना है, ऐसे पेशेंट को काउंसलिंग भी करनी है, हेल्थ एजुकेशन भी देनी है। मतलब उसको काउंसलिंग करनी है फैमिली प्लानिंग के बारे में, अच्छा खाना खाने के बारे में, डेली योगा करने के बारे में, हेल्थ हाइजीन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस के बारे में कि आपको कौन कौन से इम्यूनाइजेशन लेने हैं ANC चेकअप में और कौन कौन से दे सकते हैं आप डिलीवरी के बाद, अपने बच्चे को कौन कौन से वैक्सीनेशन देने चाहिए और उनका यूज़ क्या होता है, क्यों वो देने ज़रूरी हैं, इन सब के बारे में आप उसको बता सकते हो। इसके बाद वार्निंग साइन के बारे में बता सकते हो कि अगर कोई उसको खतरे वाला निशान लग रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, या पस फॉर्मेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, या कहीं पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हो रहा है, तो ये सब वार्निंग साइन होते हैं। अगर ऐसा कोई भी साइन अगर पेशेंट को दिख रहा है वो तुरंत जाके डॉक्टर से चेक कराए, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद एनकरेज करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए और अर्ली ANC रजिस्ट्रेशन के लिए कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो तुरंत ही अपना
एएनसी रजिस्ट्रेशन करा ले गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जिससे कि उसकी फ़र्दर जांच शुरू हो जाए और एएनसी उसकी प्रॉपर हो जाए और स्टार्टिंग में ही हमें ये पता चल जाए कि उसके साथ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इसलिए इसके लिए आपको पेशेंट को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। इसके बाद देखिए इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के बारे में बताना है। टिटनेस टॉक्सॉइड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड रूटीन इम्यूनाइजेशन फॉर न्यूबॉर्न, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी, इन सब के बारे में आपको पेशेंट को बताना है। 0 डोज के बारे में भी आपको पेशेंट को बताना है, जिससे कि जन्म होते ही तुरंत वो अपने बच्चे को तीनों वैक्सीन टाइम से लगवा ले। इसके बाद वजन के वेट के बारे में, केएमसी के बारे में, आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बारे में, बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्किन से स्किन कॉन्टैक्ट लगा के दूध पिलाना है, स्किन से स्किन लगा के बच्चे को रखना है, इससे बच्चा सेफ़ रहेगा और बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से प्रिवेंट होगा। इन सब के बारे में भी आपको काउंसलिंग पेशेंट की करनी है और उनको अवेयर करना है, उनको उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है, जिससे कि वो सारी चीज़ें पेशेंट फॉलो करे और कम्युनिटी में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी फैलने से बच सके। हम बात करते हैं आपके कम्युनिटी आउटरीच के बारे में। ठीक है, कम्युनिटी आउटरीच क्या होता है? तो होम विजिट टू प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और न्यूबॉर्न। आपको होम विजिट करनी है, आपको घर घर जाके पता करना है जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके बारे में, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनकी सेहत के बारे में आपको घर घर जाके पता करना है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी उनको बताना है और डेंजर साइन के बारे में भी उनको बताना है। इसको हम होम विजिट बोलते हैं। कम्युनिटी में करनी होती है, हमारी आशाओं को, आंगनवाड़ी को और एएनएम को मिलकर ये विजिट करनी होती है। इसके बाद करेंगे आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैमिलीज़ एंड रेफर टू हायर सेंटर। अगर किसी फैमिली में कोई हाई रिस्क टाइप का कोई केस है, कोई बीमारी है जो दूसरे लोगों को भी फैल सकती है या जिससे किसी मरीज़ की जान का खतरा है, तो उसके लिए आपको उनको अवेयर करना है और उनको रेफ़र करना है हायर सेंटर जहाँ पर उसका इलाज हो सकता है। इसके बाद प्रमोट अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, प्रमोट करना है मतलब आपको प्रचार करना है, आपको उनको काउंसलिंग करना है, आपको उनको समझाना है और उनसे अप्लाई कराना है फैमिली प्लानिंग के बारे में, जिससे कि ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े और साथ में जो थोड़े बच्चे होंगे तो उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ जो है वो फैमिली दे पाएगी, उसके बारे में बताना है। साफ़ सफाई के बारे में बताना है, जिससे कि वो अच्छे से साफ़ सफाई रखें और बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। इसके बाद आपको उसको हेल्दी फूड के बारे में बताना है कि वो क्या क्या अपने खाने में ले सकते हैं, जिससे कि सारे आपके बॉडी के जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं, जितने भी एनर्जी सोर्स होते हैं, वो सब उसकी बॉडी में कंप्लीट हो जाएं। इन सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी कम्युनिटी में जाकर, घर घर जाकर देनी है और ऑब्जर्व करना है। इसके बाद देखिए कि जो आपके स्किल्स हैं ऑफ एएनएम के मिडवाइफरी के, वो क्या क्या होंगी। तो नॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, नॉलेज अपग्रेडेड होगी मदर की और चाइल्ड की। ठीक है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज्ड कॉम्प्लिकेशन वन अर्लियर, हेमोरेजिक एक्लेम्सिया इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का उसको कॉम्प्लिकेशन होगा, उसके साइनम सिम्टम होंगे जैसे कि हाइपरटेंशन है, एक्लेम्सिया है, पीपीएच है, एनीमिया है, तो उनको जल्दी से डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेबल एंड काउंसलिंग स्किल्स आपको आएंगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपका जो पेशेंट के साथ में आईपीआर है वो मेंटेन होगा, आप कम्युनिटी के करीब आएंगे, आप लोगों को पहचानेंगे, लोग आपसे ट्रस्ट बनाएंगे, इसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा इमरजेंसी केयर स्किल्स जैसे रिसस्टिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, है ना, बेबीज़ लाइफ सपोर्टिंग टू द मदर, तो इस तरीके की कंडीशन भी बनेगी कि अगर बच्चे को बचाया जा सके रिसस्टिटेशन देके, तो आप देकर बच्चे को बचा सकते हैं, मदर को भी किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्ट एएनसी, आपका पार्टोग्राफ, इम्यूनाइजेशन, एएनसी केयर रजिस्टर, ये सब फिलिंग करने हैं। इससे आपका रिकॉर्ड पता चलेगा कि आपने फील्ड में काम किया है या नहीं किया है, या फिर आपने कौन सी मेडिसिन दी है पेशेंट को, कौन सी मेडिसिन नहीं दी है, इससे आपका रिकॉर्ड बना रहेगा। तो आपको सारी चीज़ें जो भी आपने की हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। बात करते हैं इसकी समरी की। इसकी समरी क्या होगी, ठीक है, जब हम समरी की बात करेंगे सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद, तो ये पूरे टॉपिक का समराइजेशन क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकला है। तो एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर मिडवाइफरी में प्राइमरी ग्रेविडा की तरह कार्य करती, प्राइमरी केयर गिवर की तरह कार्य करती है। उनका कार्य गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, सुरक्षित प्रसव करवाना, पोस्टनेटल केयर देना,
न्यूबॉर्न केयर देना फैमिली प्लानिंग तक फैला होता है, ठीक है। मतलब वो बच्चे के कंसीव होने से लेकर डिलीवर होने से लेके उनका इम्यूनाइजेशन करने से के बाद उनकी फैमिली प्लानिंग करने के तक भी पेशेंट की हेल्प करती है। और अगर अदर भी कुछ सेवाएं जो गवर्नमेंट ऐसे वुमेन्स को प्रोवाइड करा रही है उसके बारे में भी फील्ड में अवेयरनेस करती है। अगर किसी भी प्रकार का घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है या किसी को कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसको प्रॉपर रास्ता दिखाती है कि उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ जाना चाहिए। तो इस चीज़ का भी देखभाल हमारी एएनएम ही करती है, ठीक है। उसकी सतर्क और नॉलेज अप्रोच मैटरनल और जो आपका नियोनेटल होता है मोर्टेलिटी कम करने में, लाइफ सेविंग करने में हमें हेल्प करता है। मतलब उस जो IMR होता है और MMR होता है, जो बहुत ज़्यादा मदर्स जो डेथ हो जाती हैं और बहुत सारे बेबीज़ जो डेथ हो जाते हैं उनकी डेथ को कंट्रोल करने में, कम करने में हेल्प करती है हमारी एएनएम, क्योंकि वो पहले ही डिटेक्ट कर लेती है कि पेशेंट के साथ में कोई हाई रिस्क कंडीशन तो नहीं है या फिर पेशेंट खतरे में तो नहीं है, और उसका ट्रीटमेंट वो पहले ही कर देती है। तो इस तरीके से एएनएम जो है हमारे फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एएनएम हमारे पेशेंट के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है। थैंक यू सो मच। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। अगर किस और ज़्यादा क्लैरिटी सेम टॉपिक पे अगर आपको चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, प्रॉपर हिंदी में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।